हेलो बच्चों, आशा है आप सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला के माध्यम से जो अध्यापन सामग्री आपको भेजी जा रही है उसका आप लाभ उठा रहे होंगे। तो आइए आज हम 10वीं कक्षा के 12वें अध्याय क्षितिज भाग 2 की कहानी पढ़ेंगे, जिसे यशपाल जी ने लिखा है। लखनवी अंदाज। इसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने में के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली का अर्थ है कि सच्चाई पर आधारित रचनाएं करना। सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं प्रमुख हैं। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज हैं। अमीता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी उसकी बात उनके अन्य उपन्यास हैं। भारत की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। तो आइए अब हम लखनवी अंदाज कहानी की पृष्ठभूमि पर नज़र डालते हैं। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। अर्थात इस कहानी में उन्होंने जो व्यंग्य पर आधारित है, व्यंग्य होता है कटाक्ष करना, जो समाज में कुरीतियाँ होती हैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाना। इस कहानी में उन्होंने जो सामंती वर्ग था और जो नवाबी जो अब समाप्त हो रही थी स्वतंत्रता के पश्चात, उस पर कटाक्ष किया है कि फिर भी जो नवाब लोग थे वो जो उनकी अंदाज था, जीने का तरीका था, नवाबी छिन जाने के बाद भी वो बदलने की कोशिश उसे नहीं कर रहे थे। तो पढ़ते हैं लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। अर्थात जो लेखक हैं यशपाल जी, वो जो मुख्य स्टेशन था वहाँ से कहीं यात्रा कर रहे थे, उन्हें थोड़ी सी दूर ही जाना था, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। सेकंड क्लास का जो टिकट था वो महंगा तो होता था, परंतु वो एकांत में सफ़र करना चाहते थे और एकांत में बैठकर वो अपनी जो कहानी की रूपरेखा है उसके बारे में भी वो अच्छे से सोच सकते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। और प्राकृतिक दृश्य भी उन्हें देखने को मिलने थे, इसलिए वो चाहते थे कि मैं खिड़की के पास बैठूं और ऐसे डिब्बे में सफ़र करूं जिसमें ज़्यादा रश ना हो। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन अर्थात सुनसान। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारे बैठे थे। सफ़ेद पोश होते हैं जो सभ्य दिखाई दें। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा मीन्स अचानक कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अर्थात गाड़ी छूट रही थी और जैसे ही लेखक
डिब्बे में बैठे तो उनको लगता था कि डिब्बा बिल्कुल खाली होगा, परंतु उसमें पहले से ही एक सज्जन बैठे हुए थे और वो नवाब दिख रहे थे। वो लेखक को लगता है कि शायद ये भी कोई कहानी लिखना चाहते हों, या जो खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु है, जो मामूली चीज़ है, उसको खाने में संकोच हो रहा हो, इसलिए वो अकेले से डिब्बे में सफ़र कर रहे हों। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जैसे ही लेखक डिब्बे में बैठे तो नवाब साहब ने उनके प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया, कोई उनका स्वागत नहीं किया, इसलिए लेखक ने भी अपनी आंखें चुरा ली उनसे और वो भी चुपचाप बैठ गए। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से, किफ़ायत मतलब कंजूसी, सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्ज सेकंड क्लास में सफ़र करता रह देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं? हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। अब जैसे ही पहले तो नवाब साहब लेखक की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, परंतु थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, उन्हें आदाब अर्ज करके, मतलब सलाम करके, जैसे हम नमस्ते करते हैं वैसे ही उर्दू जो मुसलमान लोग होते हैं, आदाब अभिवादन का एक ढंग है ये, वैसे उनको आदाब अर्ज कहते हुए बोलते हैं कि आप खीरा खाने का शौक़ फरमाएंगे, अर्थात खीरा खाएंगे। परंतु अचानक से नवाब साहब का व्यवहार परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पहले तो नवाब उनसे बात तक करने को तैयार नहीं थे, उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, इसलिए लेखक भी अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहते थे। अतः लेखक उन्हें खीरा खाने से मना कर देते हैं। तो आशा है बच्चों इतनी कहानी आपको समझ आई होगी। यह जो व्यंग्य है इतना समझ आ गया होगा। कल हम इसका अगला भाग करेंगे। धन्यवाद।